हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशांश अवस्थी। और यार आज की वीडियो में हम लोग पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्ट ए में हमने डिफरेंट राइट्स के बारे में जाना, बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना, और हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में जाना। तो हम पार्ट बी में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमने पार्ट ए के लास्ट में 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना था, जिसमें से पहला राइट टू इक्वालिटी हमने पार्ट ए में कवर कर लिया था। तो चलिए बाकी राइट्स देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज राइट टू फ्रीडम। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आर्टिकल 19 to 22 दिया हुआ है। अब आप सबसे पहले तो फ्रीडम जब वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हमारे पास फ्रीडम है, लिबर्टी है ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, हम कहीं भी अपनी मनपसंद जगह पे जा सकते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि विद इन लॉ है। तो ये और फ्रीडम इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि इसके बारे में हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन डाउन है, जो हम लिबर्टी वर्ड देखते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ्स एंड फेथ। तो ये क्या है? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट प्रदान कर दिया है जिससे कि हम अपनी लाइफ पीसफुली जी सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपकी लाइफ में डेमोक्रेसी है, आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है, आप किसी को भी वोट कर सकते हो अपने अनुसार। तो आपने देखा फ्रीडम कितनी नेसेसरी है हमारी लाइफ में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। Freedom are defined as such a manner that every person enjoy their freedom without threatening freedom of other and also without endangering law and order situation. For example, आप रोड पे जा रहे हो और आपने चलते चलते किसी दूसरे आदमी को एक लगा दिया, तो क्या होगा? आप बोलोगे मेरे पास फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन है, मैंने एक्सप्रेस कर दिया अपनी फीलिंग, बट ये विद इन लॉ नहीं है ना, आपने उसकी तो फ्रीडम इन्फ्रिंज करी या फिर हार्म किया उसको। तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो फ्रीडम हमारी तब तक ही रहेगी, प्रिवेल करेगी, जब तक हम किसी और की फ्रीडम को हार्म ना करें या फिर कानून के दायरे में रहकर अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो यही इस डेफिनेशन में दिया हुआ है। नाउ अब राइट टू फ्रीडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 21। ये हमने हमारी डे टू डे लाइफ में भी सुन रखा है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस आर्टिकल के बिना डेमोक्रेसी प्रिवेल ही नहीं कर सकती है, और ये आर्टिकल हमको बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री में इंडिपेंडेंटली रह पाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर लॉ। मतलब किसी भी इंसान के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे के राइट्स को वॉयलेट करे या उसे इन्फ्रिंज करे, एक्सेप्ट द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ। पर कुछ एक्सेप्शंस हमारे लॉ में दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डेंस में हम वर्क कर सकते हैं। इसके बाद, सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। इसी तरह से किसी भी पर्सन से उसकी पर्सनल लिबर्टी या फिर फ्रीडम छीनी नहीं जा सकती है। मीन्स आप 18+ हो गए, आपके पास राइट टू वोट है, तो कोई भी पर्सन आपसे ये राइट नहीं छीन सकता। तो ये आपको पर्सनल लिबर्टी में राइट दिया हुआ है आर्टिकल 21 में। इसके बाद, दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे आराम से घूम रहे हैं और अगर आपको सडनली पुलिस आके अरेस्ट करके ले जाए, ये पॉसिबल है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ने आपको कई ग्राउंड्स दे दिए हैं। जब तक पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं होगा, वो आपको नहीं ले जा सकती, डिटेन नहीं कर सकती। ये आपका पर्सनल लिबर्टी है, आपके पास राइट है। यू कैन आस्क फॉर सर्च वारंट, आप पूछ सकते हैं कि ये किस लिए मुझे ले जाया जा रहा है, आपके पास ये अधिकार है। इसके बाद, अरेस्टेड पर्सन हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। इसके बाद, अगर मान लीजिए आपको फिर भी ले जाया गया और आप इनोसेंट हैं, फिर भी आपके पास राइट है कि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करवा पाएँ बाय द हेल्प ऑफ लॉयर। आप अपनी पसंद का लॉयर हायर कर सकते हैं और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करवा सकते हैं कोर्ट में। इसके बाद, ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी टू प्रेजेंट एक्यूज पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और अगर किसी पर्सन को डिटेन कर भी लिया गया है, फिर भी उसकी प्रस्तुति 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने होनी कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैटरडे या संडे या हॉलीडे का है डे,
तो वो मंडे को पेशी हो जाती है कई केसेस में, बट ये मैंडेटरी होता है 24 आवर्स टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट पेशी होनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि हाँ उसके राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं या प्रमोट हो रहे हैं कि नहीं, या फिर वो इनोसेंट तो नहीं है, तो ये मैजिस्ट्रेट देखता है। इसके बाद द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट राइट टू लाइफ शैल ऑल्सो इंक्लूड राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखता है कि राइट टू शेल्टर भी इंक्लूड हो रहा है राइट टू लाइफ में, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड्स हैं हर ह्यूमन की, तो ये भी राइट इंक्लूड किया गया है राइट टू लाइफ में। कौन सा? राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड। बट ये तो रिटन है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत ही डिफरेंस आप पाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आप जेन्युइनली नहीं बोल सकते कि हाँ राइट टू, क्योंकि आप देखते हैं आज भी कई लोगों के पास शेल्टर नहीं है रहने के लिए, बट लॉ ने उनको प्रोवाइड कर रखा है, बट ये एक्चुअली में एप्लीकेबल अभी नहीं हो पा रहा है करंट सिनेरियो में। तो हमने ये पहला टॉपिक जान लिया। अब हम इसके बाद अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही एक एक्सेप्शन देखते हैं, जो कि है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन वो एक्यूज है कि वो फ्यूचर में कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिससे नेशन को थ्रेट हो या खतरा हो, तो उसको पहले ही गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलिए देखते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू पर्सनल लिबर्टी। Sometimes a person can be arrested simply out of apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some times. Means अगर वो पर्सन एक्यूज है कि वो फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिससे कंट्री की सोवरनिटी को खतरा हो जाए, तो उसे पहले ही डिटेन किया जा सकता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। It means if the government feels that a person can be a threat to law and order of the nation, it can detain or arrest that person. इसका मतलब गवर्नमेंट को अगर ऐसा फील होता है कि वो पर्सन जिसको डिटेन किया जा रहा है वो फर्दर खतरा है कंट्री के लिए, तो उसको पहले ही अरेस्ट किया जा सकता है। अगर नहीं किया जाएगा तो वो कंट्री को कितने लाखों की संख्या में बॉम्ब ब्लास्ट अगर करवा दिए उसने, तो कंट्री को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए पहले ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। पर उसकी भी टाइम लिमिट है, वो है 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज़्यादा उसको नहीं डिटेन किया जा सकता। उसके बाद उसको रिव्यू के लिए भेजा जाता है और उसके फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं। इसके बाद इट कुड बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने प्रिवेंटिव डिटेंशन कराया था, जिसकी वजह से कई नेशनल लीडर्स भी उसके जेल के अंदर गए थे, ताकि वो कंट्री की सोवरेनिटी को हार्म ना कर सकें। पर कई लोग ऐसा डिबेट करते हैं कि इससे गवर्नमेंट को भी एक फ्री हैंड मिल जाता है और वो अपने फ़ायदे के लिए भी ये करवा सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हर चीज़ के कॉस एंड कॉन्स हैं, हमें देखना है कि हम किस तरह से उसका हमारा नज़रिया क्या है देखने का उसको। सो आई होप आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ में आया होगा। राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसके अलावा भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। हाउएवर ये राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, वो गवर्नमेंट कई बार उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, बट वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एज अ सिटीज़न प्रमोट भी करते हैं। तो वो कौन से राइट्स हैं? आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, जब भी आपको लगे कि गवर्नमेंट सही से फंक्शन नहीं कर रही है या मैल फंक्शनिंग हो रही है कहीं पे, या गवर्नमेंट अपनी ही कम्युनिटी को प्रमोट कर रही है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और हम कई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते भी हैं कितने प्रोटेस्ट होते रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन में। लेकिन इसका कई एग्जाम्पल भी हैं और एक्सेप्शन भी हैं। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और कई बार इलीगली वर्क करती है। वो कैसे, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी। जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, इसको कई बार गवर्नमेंट हटा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पीस, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, हार्मनी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ये हटा सकती है। इमरजेंसी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद फ्रीडम टू असेंबल टू इज एन एक्सरसाइज पीसफुली विदाउट आर्म्स। आपके पास ये अधिकार है कि आप एक जगह असेंबल होकर किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, पर आपके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, एम्यूनेशंस नहीं होनी चाहिए, मतलब बिना हथियार के पीसफुल पर्पस के लिए, किसी अच्छी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आप इकट्ठा हो सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं द गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस बाय डिक्लेयरिंग असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल इज अनलॉफुल। मतलब गवर्नमेंट कई बार ये आपके अधिकार को रोक सकती है और उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। जैसे कि सेक्शन 144 ऑफ इंडियन पीनल कोड बताता है कि 4 जने से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते जब भी सेक्शन 144 इम्पोज होता है कंट्री में। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि उसी समय इम्पोज कर दे जिस समय गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही हो, तो आपको आवाज़ उठाने का ही मौका ना मिले। तो ये फ्रीडम कई बार गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है। चलिए ठीक है, और हम देखते हैं राइट। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राइट ऑफ एक्यूज्ड। To ensure a fair trial in court, Constitution has provided 3 rights. Right of accused क्या है बेसिकली? राइट ऑफ एक्यूज है कि जो पर्सन एक्यूज किया गया है कि उसने ये कोई जुर्म किया है, पर उसके पास भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक कंट्री का पार्ट ही है। तो उसको वो 3 राइट्स कौन से मिलते हैं? नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब किसी भी इंसान को एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसने बी पर्सन को ग्रीवियसली हर्ट कर दिया या इंजरी पहुंचा दी, तो क्या होगा? उसको सज़ा होगी। मान लीजिए 10 साल की उसको सज़ा हो गई, बट उसको जब वो वापस आएगा तो उसको उसी जुर्म के लिए अगर वो फिर से एफआईआर करवा दे तो फिर से उसको उसकी सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी सज़ा एक बार काट चुका है। सेकेंड देखते हैं, नो लॉ शैल बी डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट। मीन्स आपका कोई भी एक्ट जो कि पहले लीगल था और आज की डेट में उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, तो आपको उसके लिए सज़ा नहीं हो सकती है। जैसे पहले पॉलीगैमी जो कि सिस्टम था, मल्टीपल मैरिजेस का, मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, वो वाला सिस्टम गवर्नमेंट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो प्रेजेंट डे में अगर कोई उससे पहले उसकी मैरिज हो गई है तो उसको उसके लिए सज़ा नहीं हो सकती है। मतलब उसको तभी सज़ा होगी जब वो जो डेट है उसके बाद वो कोई क्राइम करता है या फिर वो कोई एक्ट करता है जो कि प्रोहिबिट है लॉ के द्वारा। लास्ट देखते हैं, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मीन्स किसी भी पर्सन ने कोई गिल्टी एक्ट किया या इंटेंशन किया, अब आप उसी पर्सन से उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मांग सकते हैं, ये प्रोहिबिट किया गया है लॉ के द्वारा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और हमने हमारा राइट टू फ्रीडम कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट्स है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है, उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है, उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। सो चलिए देखते हैं हमें राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या प्रिविलेज मिलती है। दिस राइट प्रोटेक्ट्स द सिटीजन ऑफ अ कंट्री फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड। ये एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, एक्सप्लॉइट होने से बचाता है। अब हमारी कंट्री में कई लोग हैं वो अनप्रिविलेज्ड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? उनको थ्रू राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है और वो गवर्नमेंट ने इम्पोज करवा दिया है। फोर्स लेबर एंड बॉन्डेड लेबर बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जिस तरह से देखते हैं हमारी कंट्री कई सदियों से फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर की प्रथा को चलन में लेती चली आई है और आज भी कई जगह पे ये पाया जाता है। बट जब हमारा फंडामेंटल राइट हमें मिला तो कई हद तक इसको कंट्रोल कर पाई, गवर्नमेंट ने कोप अप किया ये सिचुएशन। जो बंधुआ मजदूर थे उनके किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनसे इतना दिन भर काम लिया जाता था और उनको दिहाड़ी भी नहीं दी जाती थी। तो ये सबसे उन लेबर्स की प्रोटेक्शन किसने करी? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ने करी। इसके बाद देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फोरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर्स। अब 14 साल से कम के बच्चों को पढ़ने के ऊपर गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया कि 14 साल से नीचे के बच्चे हैजार्डियस माइंस या फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। और जिसकी वजह से क्या हुआ, उन लोग को एजुकेशन की तरफ फोकस किया गया, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा मीनिंगफुल बन गया हमारी कंट्री के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है टू प्रमोट द डाउन ट्रोडन सोसाइटी ऑफ आवर कंट्री। मतलब गरीब और मजदूरों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम हमारा नेक्स्ट राइट देखते हैं जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस फंडामेंटल राइट्स को हॉलमार्क भी कहा जाता है डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड पढ़ा था सेक्युलर,
मीन्स हम लोग सेक्युलर पीपल हैं, मतलब हमारी कंट्री में कोई एक इंडिविजुअल रिलीजन नहीं है या फिर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम सारे ही रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। चलिए देखते हैं। इसके दो पहलू हैं या दो पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं राइट टू रिलीजन के। पहला है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। सो पहले देखते हैं फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब कि हर एक सिटीज़न के पास ये तो राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करे या प्रमोट करे, बट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी हमें उसके साथ मिला है कि अगर उसका मन नहीं है तो वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता है, वो नास्तिक भी रह सकता है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। प्रोफेस किसी भी एडवोकेट कर सकता है किसी भी रिलीजन को, ओबे कर सकता है किसी भी रिलीजन को, और फैला सकता है किसी भी रिलीजन को, प्रोपोगेट कर सकता है। तो हमें ये भी राइट दिया गया है। थर्ड देखते हैं, हाउएवर दीज राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर। हाउएवर हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो मिला हुआ है, बट ये फ्रीडम कई बार रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये कंप्लीट नहीं है या फिर इसको रिस्ट्रेंट किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए आप किसी रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं और दूसरे वाले रिलीजन को नीचा दिखा रहे हैं पब्लिकली, तो क्या होगा? दूसरी कम्युनिटी गुस्सा हो जाएगी, फिर दंगे वाला माहौल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो दंगा फैलाने वाली सिचुएशन होगी उसमें जो प्रोपगेशन होगा उसको रोक देगी, रैलीज को रोक सकती है। या फिर आप दूसरी प्रैक्टिसेस समझ लीजिए, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सारी प्रेवलेंट थी हिंदू कम्युनिटी में, तो इसको गवर्नमेंट ने प्रोफेस करने से रोका ना, इसको प्रैक्टिस करने से रोका। क्यों रोका? अब इसमें तो रिलीजन आ जाता है तो लोग कहेंगे कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, बट जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उस पर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, यही हमको बताने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सती प्रैक्टिस, बायोगेमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस। अब सेकंड जो हमने पर्सपेक्टिव देखा वो था इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन मतलब गवर्नमेंट किसी एक सेक्शन को प्रमोट नहीं करेगी या प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो सारे ही सेक्शन ऑफ रिलीजन को प्रमोट करेगी, प्रोफेस करेगी। क्योंकि हमने जाना कि कोई ऑफिशियल रिलीजन है नहीं कंट्री का, तो सारे ही रिलीजन गवर्नमेंट के रिलीजन हैं। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो सिर्फ हिंदुज़म को प्रमोट थोड़ी करते हैं, वो सारे ही कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। दूसरा देखते हैं, वी हैव सीन इन राइट टू इक्वालिटी दैट नो पर्सन शैल डिस्क्रिमिनेट अनदर पर्सन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। हमने राइट टू इक्वालिटी में भी ये पहले ही देख लिया कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड एक्सेट्रा। इसके बाद देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सस्टेन एंड नर्चर सेक्युलरिज्म। इसका जो मेजर, जो हमने इतना अभी पढ़ा, जो भी बात करी, उसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है या जो क्रक्स हम बोल सकते हैं निकल के आता है, वो सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करना है और नर्चर करना है। सेक्युलर कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री का, हमारी कंट्री के संविधान में भी लिखा हुआ है और प्राविधान में भी लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है कि हम सेक्युलर पीपल हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें सेक्युलर वर्ड जो है उसको प्रमोट करना है हमको। अब देखते हैं हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो इस फंडामेंटल राइट्स में क्या है, हम इंडिया की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर होती है डाइवर्सिटी की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और नॉट इवन दीज फोर रिलीजन्स। हमारी कंट्री में सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी हैं, ट्राइबल पीपल्स भी हैं, सो बहुत डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। तो क्या हम किसी के राइट को इन्फ्रिंज करते हैं? क्या गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करती है? नहीं, सबको मौका मिलता है। जो तमिलनाडु के लोग हैं या जो कर्नाटका के लोग हैं, वो लोग अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से अपना कल्चर को प्रमोट करते हैं, कोई उनको इन्फ्रिंज नहीं करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा मानना है कि हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा आपसी में भाईचारा है, ब्रदरहुड है। सो इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो क्या किसी एक लैंग्वेज को हम प्रमोट करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कल्चर
कि हर लैंग्वेज प्रिवेल करे और वो अपना कल्चर भी प्रोटेक्ट कर पाएँ। चलिए देखते हैं। India is a diverse society. In such society there would be diverse variety of culture and ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन फॉलो होता है हमारी कंट्री में। हम ओनम पोंगल जैसे त्यौहार भी मनाते हैं, हम होली, दिवाली, ईद, बकरीद जैसे त्यौहार भी मनाते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, ऑल द कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग माइनॉरिटी कैन प्रोफेस इट्स ट्रेडिशन। जो बात मैंने आपको इनिशियली बताई कि हम जो भी ट्रेडिशन को चाहें उसको प्रोफेस कर सकते हैं, हम पर कोई पाबंदी या रोक नहीं लगा सकता। ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजन और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हम ये किसी को नहीं बोलते ना कि हम हिंदी इम्पोज कर रहे हो, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हो, ऐसा तो है नहीं। हम हर कल्चर की, हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट कर सकते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उनको जॉब भी मिल जाएगी। गवर्नमेंट कोई फेवर नहीं कर सकता हिंदी या इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के ऊपर, वो हर कल्चर के लोगों को प्रोफेस करेगा या प्रोटेक्ट करेगा। द गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस ग्राउंड। क्या आपने कभी देखा है कि कोई हिंदी नहीं बोल रहा है तो उसको जॉब नहीं मिली हो, या इंग्लिश बोल रहा है तो उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब नहीं मिली हो? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी कंट्री डाइवर्स है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, बस व्हाट मैटर इज़ योर टैलेंट। गवर्नमेंट किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल को जॉब ना दे, ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर लैंग्वेज की हमें रिस्पेक्ट करनी सिखाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो अपनी ही लैंग्वेज को प्रोफेस कर पाए। ये राइट हमको कहाँ से मिलता है? फंडामेंटल राइट से, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो।